हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IQ नर्चर। IQ नर्चर में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। हमने आपको बताया था कि ये जो दोनों फार्मूले हैं, ये फार्मूले किस चीज के फार्मूले हैं? ये फार्मूले हैं कंपाउंड के। कंपाउंड कैसे बनता है? कंपाउंड दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब एक फिक्स रेशियो में मिलते हैं तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। कंपाउंड कैसे बनता है? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के एटम्स जब मिलते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो कंपाउंड का ये फार्मूला है। मैंने आपको बताया था कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में फर्क होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है जब आपके पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स लिखे हो फार्मूले में, तो वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। और जब नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो एग्जैक्ट ना लिख करके सिंप्लीफाइड रेशियो के फॉर्म में लिखे हो, तो वो उसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम एग्जाम्पल से बात करेंगे, आपको शायद ज्यादा अच्छे तरीके से समझ लगेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, एक कंपाउंड होता है इथेन। इथेन बनता कैसे है जी? इथेन होता है कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। जब ये दो एलिमेंट मिलते हैं तो इथेन का फॉर्मेशन होता है। कैसे? कार्बन का दो एटम और हाइड्रोजन का 6 एटम। कार्बन के दो एटम और हाइड्रोजन के 6 एटम जब मिलते हैं तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसे हम इथेन कहते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिख करके समझते हैं। कार्बन का 2 एटम्स और हाइड्रोजन के हो गए 6 एटम्स। ठीक है, जब ये मिलते हैं तो इथेन का फॉर्मेशन होता है। तो आपके पास कार्बन के 2 एटम हैं, हाइड्रोजन के 6 एटम हैं। तो आप इस चीज को एक फार्मूला के रूप में लिख सकते हैं। फार्मूला क्या होगा? कार्बन सबस्क्रिप्ट, मतलब नीचे में, ऊपर में नहीं, नीचे में, कार्बन 2 और हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन के 6। तो ये एक फार्मूला बन गया। इस फार्मूले का नाम है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्यों? क्योंकि इथेन का जब एक मॉलिक्यूल बनता है तो कार्बन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 6 एटम कंबाइन होते हैं। तो उसको इसी फॉर्म में हमने लिख दिया, एक फार्मूले के फॉर्म में हमने लिख दिया। ठीक है, इस फार्मूले को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। तो फिर एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनके रेशियो को यदि आप सिंप्लीफाई कर सके, यदि सिंप्लीफाई हो तो, कई केस में अब उससे ज्यादा सिंप्लीफाइड हो नहीं पाएगा, तो वही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला है। यहां पे सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे? कार्बन रेशियो की यदि मैं बात करूं, रेशियो किसकी बात कर रहा हूं, किस चीज की रेशियो की बात कर रहा हूं मैं? कार्बन और हाइड्रोजन की यदि मैं रेशियो की बात करूं तो ये है 2:6, 2:6, या इसी चीज को ऐसा भी लिखा होता है 2/6। ठीक है, तो यानी कि कार्बन का 2, हाइड्रोजन का 6। ठीक है,
तो कार्बन का 2 और हाइड्रोजन का 6 है, तो क्या इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है? आंसर है बिल्कुल हाँ किया जा सकता है। 2 से यदि मैं कट करूं तो ये 1 टाइम में 2 कट हो जाएगा और 3 टाइम में 6 कट हो जाएगा। यानी कि सिंप्लीफाइड रेशियो को यदि मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो सिंप्लीफाइड रेशियो है 1:3। ये है आपका सिंप्लीफाइड रेशियो, सिंप्लीफाइड रेशियो। और मैंने क्या बताया कि जब एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स रख दिया आपने तो जो फार्मूला आएगा उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। और जब आप सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ रेशियो में आपने फार्मूला बना दिया तो वो आपका इंपिरिकल फार्मूला कहलाएगा। तो यहां से एक हम फार्मूला बना सकते हैं, कार्बन का 1 और हाइड्रोजन का 3, या फिर इसी को सिंपली कहीं 1 होता है तो वो अंडरस्टूड होता है, उसे लिखते नहीं है, तो इसी को हम लिख सकते हैं CH3। तो ये एक फार्मूला बन गया। इस फार्मूले को हम कहेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। इस फार्मूले को हम क्या कहेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से समझो इस चीज को कि नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के 2 थे, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन के 6 थे। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम लेकर के यदि मैं फार्मूला बनाऊंगा तो उस फार्मूले को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के 2 है और हाइड्रोजन के 6 है। लेकिन यदि मैं इनके नंबर ऑफ एटम्स को, रेशियो को यदि मैं सिंप्लीफाई कर दूं और सिंप्लीफाई करने के बाद एक फार्मूला बनाऊं तो वो जो फार्मूला है वो एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, और भी एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल आपको समझ लग गया? और एग्जांपल ले लेते हैं। और एग्जांपल भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। एग्जाम्पल है इथीन, एग्जाम्पल है डाइबोरेन, एग्जाम्पल है और भी जो एग्जाम्पल लेना चाहो। पिछले दिन हमने आपको एग्जाम्पल हाइड्रोजन पेरोक्साइड का दिया था। ठीक है, तो पिछले दिन हमने आपको एग्जाम्पल हाइड्रोजन पेरोक्साइड का दिया था। हाँ, तो एक देख लेते हैं इथीन। इथीन क्या होता है? कार्बन का 2 और हाइड्रोजन का 4। C2H4 को हम इथीन कहते हैं। तो यहां कार्बन के 2 और हाइड्रोजन के 4। तो ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन जरा रेशियो को सिंप्लीफाई कर, 2:4 है। इस रेशियो को हम 1:2 भी तो कह सकते हैं कि यदि 2 से कट किया तो 1 टाइम में 2 कट हो गया और 2 टाइम्स में 4 कट हो गया। तो एक फार्मूला हम ऐसा भी तो लिख सकते थे, C का 1 और 1 लिखते नहीं है और H का 2। तो ये जो फार्मूला है CH2, ये फार्मूला आपका है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल अब लेते हैं जरा H2O का, वाटर। एग्जांपल इथीन था यहां, एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का, पानी का। ठीक है, तो वाटर बनता कैसे है? वाटर बनता है हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इसको जरा सिंप्लीफाई कर देते हैं रेशियो को। तो 2:2 यहां कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है। तो यहां 2:1 है। क्या इस रेशियो को फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है? 2:1, क्या इसे काट करके और छोटा किया जा सकता है? आंसर है नहीं। तो जब आंसर नहीं है, काट करके छोटा नहीं किया जा सकता है, तो एग्जैक्टली वही सेम फार्मूला आप दोबारा लिख दो, H2O
और यही आपका H2O ही एम्पिरिकल फार्मूला भी है, एम्पिरिकल फार्मूला भी है। तो देखो ध्यान से, इथीन के केस में मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग और एम्पिरिकल फार्मूला अलग था, लेकिन वाटर के केस में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही एम्पिरिकल फार्मूला है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो, ऐसा बिल्कुल संभव है। ठीक है, और कुछ कुछ केसेस में एम्पिरिकल फार्मूला अलग और मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग होता है। किस केस में अलग होगा? जिस केस में रेशियो फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है वहां अलग अलग होगा, और यदि रेशियो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है तो अलग अलग ना होकर के मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों का दोनों सेम ही होगा। ठीक है, पिछले दिन हमने एक क्वेश्चन किया था, इस पे एम्पिरिकल फार्मूला हमने निकाला था, है ना। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पिछले दिन हमने सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला निकालना सीखा था। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है अ कंपाउंड कंटेन्स 85.7%, अ कंपाउंड contains 85.7% carbon and 14.3% hydrogen, 14.3% हाइड्रोजन। दो चीजों से मिलकर के बना है, 85.7% कार्बन है और 14.3% हाइड्रोजन है। ठीक है, इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 56 ग्राम, इट्स मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट इज 56, इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 56 AMU में होगा, ग्राम में नहीं। मॉलिक्यूलर मास है तो AMU में होगा और मोलर मास है तो ग्राम में होगा। ठीक है, इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 56 AMU कह लो, या फिर इसी चीज को मैं कह सकता हूं कि ये दिया हो सकता है कि मोलर मास इज इक्वल टू 56 ग्राम। दोनों में से कोई भी बातें लिखी गई हो, बात सेम है, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, वो एक मॉलिक्यूल का मास है, एक मोल का मास। मैंने बताया था कि एक मॉलिक्यूल का जो मास AMU में होता है उसको आप ग्राम में कर दो तो उसी सब्सटेंस का एक मोल का मास हो जाता है। तो मॉलिक्यूलर मास लिखा हो या मोलर मास लिखा हो, सेम चीज। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका डिटरमाइन। देन आपको करना क्या है कि डिटरमाइन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सीखेंगे एक बार फिर से कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या अंतर होता है, एम्पिरिकल फार्मूला की आखिर में जरूरत क्यों पड़ी। मॉलिक्यूलर फार्मूला से काम तो चल ही रहा था, क्या जरूरत पड़ गई कि हमें एक एम्पिरिकल फार्मूला भी बनाना पड़ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने पिछले दिन आपको बताया था कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है या एम्पिरिकल फार्मूला है उसमें नंबर ऑफ एटम्स लिखे हैं, उसमें मास नहीं लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, यदि H2O वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है तो हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम है। हाइड्रोजन का 2 ग्राम और ऑक्सीजन का 1 ग्राम ऐसा नहीं लिखा है, वहां नंबर ऑफ एटम्स लिखे हैं। तो आपको नंबर ऑफ एटम्स पता करने पड़ेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स। और एक और बात,
पहली बात कि मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि सपोज आपके पास H2O है, तो इसका मतलब यह होता है कि हाइड्रोजन के 2 एटम, ठीक है, और ऑक्सीजन के 1 एटम प्रेजेंट है। यहां इसका मतलब बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है, मैंने इक्वल टू करके काट दिया है कि ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन का आप 2 ग्राम लेकर के आओ और ऑक्सीजन का 1 ग्राम। ठीक है, पहली बात तो कि इस फार्मूले में नंबर ऑफ एटम्स लिखे होते हैं, मास नहीं लिखा होता है। तो हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि यहां जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है जिसमें 85.7% कार्बन है और 14.3% हाइड्रोजन है, तो ये एक्चुअली मैंने बताया है आपको परसेंटेज कंपोजिशन वाले चैप्टर में कि जब परसेंटेज दिया हो इसका मतलब यह है कि मास दिया है। परसेंटेज दिया है तो इसका मतलब यह है कि मास का परसेंट दिया है, मोल का परसेंट या नंबर ऑफ एटम्स का परसेंट नहीं दिया है। तो एक्चुअली दिया हुआ तो आपको मास, लेकिन आपको चाहिए क्या? नंबर ऑफ एटम्स चाहिए। तो मास को हम नंबर ऑफ एटम्स में जब कन्वर्ट कर लेंगे तो हम यह फार्मूला लिख देंगे कि कार्बन का इतना और हाइड्रोजन का इतना, फार्मूला बन गया हमारा। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि पहली बात तो यह है कि वो जो मास दे रखा है, मास को हमें नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करना है। और दूसरी चीज हमें जो सीखनी है ये है, पहले ही थोड़ा सा इस चीज को मैं पहले ही क्लेरिफाई कर देता हूं कि सपोज यहां कार्बन है और हाइड्रोजन 2 चीजों से मिलकर के बना है। कार्बन और हाइड्रोजन का यदि हमें नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो मिल गया तो बात बन जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला में क्या होता था? सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स होता था। तो नंबर ऑफ एटम्स का यदि मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म यदि मुझे पता चल गया कि ये 2 है तो ये 3 है, ये 2 है तो 4 है, या 1 है तो 2 है, ऐसा कुछ भी रेशियो यदि मिल गया तो मैं एम्पिरिकल फार्मूला तो बना ही दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पिरिकल फार्मूला तो इजी है, केवल नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो चाहिए। लेकिन यहां एक और चीज मैं सिखाना चाहता हूं आपको कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। मैं ये कहने आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो है वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स का रेशियो है। ठीक है, कैसे? ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये बात आपको समझ लगनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कार्बन है आपके पास और हाइड्रोजन है आपके पास। यदि कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 2:4 हो, ठीक है, यदि 2:4 हो तो ये हो गया आपका 1:2 सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो यदि कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो सपोज मान लेते हैं कि 1:2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता करते हैं हम? कि 1:2 को इसी को लिख सकते थे ना, 1/2। कोई दिक्कत? रेशियो को ऐसे लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो कैसे हम पता करेंगे? यदि नंबर ऑफ एटम्स 1 है, नंबर ऑफ एटम्स 2 है, तो इसको मोल्स कैसे पता करते हैं? मोल पता करने के लिए हम एवोगाड्रो नंबर से सिंपली मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो क्या हो जाएगा? 1 × 6.022 × 10⁻23 यहां 2 से को भी मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगाड्रो नंबर से, 6.022 × 10⁻23। ठीक है, इसी चीज को मैं लिख सकता हूं 1 × 6.022 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई 2 × 6.022 × 10⁻23। ठीक है, तो ये 10⁻23 ये पूरा का पूरा कट जाएगा और फाइनली आपका आएगा तो 1:2 ही, 1/2 ही। ठीक है, मैं आपको बस केवल एक छोटी सी बात सिखाना चाहता हूं
कि जो नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो है वही नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो। ठीक है, ये बात कुछ इस तरीके से है कि सपोज मेरे पास एक केला है और मेरे भाई के पास 4 केले हैं, तो हमारे पास रेशियो क्या हो गया 1:4। यदि मेरे पास 1 दर्जन केला होता तो मेरे पास 1 दर्जन केला है और भाई के पास 4 दर्जन केले हैं, तो रेशियो अगेन कितना आ गया 1:4। यदि मेरे पास 100 केले होते और मेरे भाई के पास 400 केले होते, रेशियो अगेन 1:4। यदि मेरे पास 1 मोल केला है और भाई के पास 4 मोल केले हैं, तो रेशियो अगेन 1:4। ठीक है, तो मैं बात सिर्फ आपको इतनी सिखाना चाहता हूं कि जो नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो है वही रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स का। इसकी जरूरत कहां आएगी? इसकी जरूरत यहां आएगी डियर स्टूडेंट्स, कि ध्यान से इस चीज को देखो। ये मास दे रखा है, मास को आप डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम्स में तो कन्वर्ट होता नहीं है। मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट में भी सिखाया था कि मास को आपको नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करना हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करोगे, फिर नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करोगे। तो मास को डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, और जो मोल का रेशियो है वही आपका एटम का रेशियो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यहां सिंपली यही था, ये मुझे सिखाना था। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तैयार हो चुके हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने के लिए नाउ यू आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले मान लेते हैं एक बेसिस। बेसिस क्या मान लेते हैं कि लेट हमारे पास 100 ग्राम ऑफ सैंपल है, मेरे पास 100 ग्राम ऑफ सैंपल है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि 85.7 ग्राम आपका कार्बन एंड 14.33 ग्राम हाइड्रोजन है। यदि मेरे पास, मैंने 100 ग्राम ऑफ सैंपल मान लिया, तो 100 ग्राम में से 85% कार्बन है, मतलब 85.7 ग्राम कार्बन, क्या दिक्कत है? और 100 ग्राम में से 14.3% हाइड्रोजन है, मतलब 14.3 ग्राम हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही मास मेरे पास आ गया, वैसे ही मैं अब कैलकुलेट कर सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कैसे कैलकुलेट होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कैसे कैलकुलेट होगा? याद होगा आपको फार्मूला था गिवन वेट, जो भी आपका मास या वेट दिया हो, डिवाइडेड बाय मोलर वेट। तो गिवन वेट है हमारे पास कार्बन का 85.7 ग्राम। ठीक है, 85.7 ग्राम। और कार्बन एटम का मोलर वेट, हमें कार्बन एटम का चाहिए। तो कार्बन एटम का मोलर वेट क्या होता है? सबसे पहले कार्बन एटम का एटॉमिक वेट पता करो। एटॉमिक वेट होता है 12, और 12 को यदि हमने ग्राम में लिख दिया तो उसका मोलर वेट हो जाएगा कार्बन का। तो यहां पे मोलर वेट कितना हो जाएगा? 12 ग्राम। ये कट करके कितना हो गया? 12 से 85.7 कैलकुलेट करो, इसे है क्या 12, तो 12 25 60, 12 छक 72, 72 84, तो 12 छक 72 और 12 इंटू 7 कितना होगा जी? 7 दूना 14, 7 एक 7 1 8, तो 85.7%। हाँ, तो कार्बन का ये आ गया आपका 84, फिर उसके बाद 7, और 7 के बाद 1 17, तो 1 और 7.1 के आसपास। ठीक है, तो वैल्यू जो आई वो आई 7.1 के आसपास। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। और आपका हाइड्रोजन, अब मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करता हूं। तो नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये कैसे निकलेगा? अगेन फार्मूला सेम है, गिवन वेट बाय मोलर वेट। तो गिवन वेट कितना है? गिवन वेट है आपका हाइड्रोजन का गिवन वेट है 14.3 ग्राम। तो आ गया 14.3 ग्राम। और हाइड्रोजन का एक एटम का एटॉमिक वेट होता है 1 ग्राम, 1 mu। तो मोलर वेट क्या हो जाएगा हाइड्रोजन एटम का? 1 ग्राम। तो 1 से 14.3 कट हो गया, तो ये बन गया आपका 14.3। क्या दिक्कत है? यानी कि नंबर ऑफ मोल्स आपका आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गया कार्बन का 7.1 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का आ गया 14.3। नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद हम करेंगे क्या कि रेशियो, मोलर रेशियो। हम क्या करेंगे? मोलर रेशियो निकालेंगे। मोलर रेशियो क्या है? किसका किसका मोलर रेशियो निकालना चाहते हैं हम? मोलर रेशियो हम निकालना चाहते हैं ऑफ कार्बन H2 का मोलर रेशियो जो मैं निकाल रहा हूं, कार्बन H2 हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन का मोलर रेशियो क्या है? तो कार्बन यदि 7.1 है तो हाइड्रोजन आपका 14.3 है। तो ये निकल करके आ रहा है 7.1 H2 14.3। क्या ये कट होगा क्या? 7 से 14 और 1 से 2, यानी कि ये लगभग इसको आप ऐसा लिख सकते हो 7.1 डिवाइडेड बाई 14.3। ठीक है, तो इस 7.1 से कट करेंगे तो ऊपर वाला 1 टाइम्स में और नीचे वाला 2 टाइम्स में। ठीक है, तो हमारे पास निकल करके आंसर आ गया, रेशियो जो है वो आ गया 1:2। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इतना समय लगा करके इसीलिए सिखाया, वो जो मैंने बात सिखाई आपको कि मैंने निकाला है मोलर रेशियो, लेकिन जो मोलर रेशियो है वही नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो है। क्योंकि मैंने क्या बताया कि यदि एक किसी के पास केला है और किसी के पास 4 केले हैं तो रेशियो आ गया 1:4। किसी के पास 1 दर्जन केला है, किसी के पास 4 दर्जन केले हैं तो 1 दर्जन डिवाइडेड बाय 4 दर्जन, रेशियो आया 1:4। किसी के पास 1 मोल केला है, दूसरे के पास 4 मोल केले हैं तो 1 मोल डिवाइडेड बाय 4 मोल, मोल कट जाएगा, आंसर आएगा 1/4 यानी कि 1:4। तो जो मोल का रेशियो है वही नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो। ठीक है, तो मोल का रेशियो आया हमारा 1:2। तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है ना, इसको क्वेश्चन को मिटा देते हैं। तो मोल का रेशियो हमारा आया 1:2। किसके मोल का रेशियो आया? कार्बन और हाइड्रोजन का। तो कार्बन H2 हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन का यदि मैं बात करूं नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो, तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो आया 1:2। ये रेशियो किसका है जी? नंबर ऑफ मोल्स का। ठीक है, और अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया कि जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है वही नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो है। तो यानी कि 1:2 ये है, ये हो गया आपका नंबर ऑफ एटम्स का भी रेशियो, वैल्यू में उतना ही है, सेम ही है। तो जब सेम ही है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में जैसे ही आपको नंबर ऑफ एटम्स, ये रेशियो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, जब आप कट पीट करके निकालोगे तो रेशियो हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा। जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में रेशियो में जब नंबर ऑफ एटम्स लिख देते हैं तो वो फार्मूला कौन सा बनता था? एम्पिरिकल फार्मूला। यानी कि बात यहां से ये निकल करके आई कि हमारे पास हम एक फार्मूला बना सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन का, ये नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो यदि हमें दिया हो तो वो फार्मूला क्या बनेगा? कार्बन का 1 और हाइड्रोजन का 2।
यानी कि और इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 लिखते नहीं है तो CH2। और ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला आपका कौन सा फार्मूला कहलाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला की मॉलिक्यूलर फार्मूला? दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला। व्हाई? बिकॉज ये रेशियो है ना, हमेशा काट पीट करके आप हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में रेशियो लेकर के आओगे। तो जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में रेशियो होता है तो ये जो फार्मूला जो बनता है वो है एम्पिरिकल फार्मूला। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बात ध्यान से इस चीज को देखो कि जब हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे तो हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले समझा और एम्पिरिकल फार्मूला बाद में समझा। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो वहां हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा हम यही कर सकते हैं कि उनका मास एनालिसिस कर सकते हैं कि कंपाउंड यदि 2 चीजों से मिलकर के बना है तो पहला चीज का मास कितना है और दूसरे चीज का मास कितना है। तो जब मास आपको पता चल गया तो मास को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करके मोलर रेशियो निकालोगे। मोलर रेशियो के आधार पे आप जब सबसे पहला आप फार्मूला जो गेस करोगे वो फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला ही होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए एम्पिरिकल फार्मूले को हम एक्सपेरिमेंटल फार्मूला भी कहते हैं कि जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो उसके आधार पे जो पहले गेस पे, फार्मूले के पहले गेस पे जो पहुंचोगे वो एम्पिरिकल फार्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं। एम्पिरिकल फार्मूला हम लोग मैथमेटिक्स और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। कि क्यों पढ़ते हैं वहां पे? देखो ध्यान से इस बात को समझो कि फिजिक्स में जब आप पढ़ोगे तो कुछ होंगे थियोरेटिकल फार्मूले और कुछ होंगे एम्पिरिकल फार्मूले। एम्पिरिकल फार्मूले क्या होंगे? फिजिक्स में भी तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक फार्मूला हमें जो पहली नजर में मिलता है उस फार्मूले को हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूले को दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम हम एक्सपेरिमेंटल फार्मूला भी कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल फार्मूला कि जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो जो पहला फार्मूला आएगा वो एक्सपेरिमेंटल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। ठीक है। और जब आपको एम्पिरिकल फार्मूला मिल गया तो आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हो। वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या थी? क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था, सबसे पहले तो दिया हुआ था मास कि 87.5% आपका कार्बन है और रिमेनिंग जो है हाइड्रोजन है। वहां पे एक और चीज दी हुई थी, वो चीज क्या थी? मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ था। तो मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास जैसे ही दिया है उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम आगे देखते हैं। यहां तक समझ लग गया होगा। ये वाली चीज मैं अभी मिटा देता हूं। ठीक है। हम मॉलिक्यूलर फार्मूला पहला बार जब आप एक्सपेरिमेंट करके एक्सपेरिमेंटल डेटा से कैलकुलेट करोगे तो एम्पिरिकल फार्मूला ही पता चलेगा आपको, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं। ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला के बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, एक आपको गिवन जो था क्वेश्चन में ये भी था कि मोलर मास इज इक्वल टू 56 ग्राम, ये गिवन था। ठीक है। ये क्वेश्चन में इन द क्वेश्चन आपको इटसेल्फ गिवन था ना। आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। इस गिवन इंफॉर्मेशन के आधार पे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा ध्यान से देखो। यदि ये एक एम्पिरिकल फार्मूला है तो जरा कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि इसका यदि 1 मोल हो तो मोलर मास कितना होगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो मोलर मास ऑफ CH2 कैसे कैलकुलेट होगा? सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए? जो भी आपके पास मॉलिक्यूल के फॉर्म में है उसका मॉलिक्यूलर मास पता करो, लास्ट में ग्राम लिख दो तो उसका मोलर मास हो जाता है। कार्बन 1 का होता है 12, तो 12। हाइड्रोजन 1 का होता है 1, यहां 2 है तो 1 × 2, तो 12 + 2 12 और 2 14, तो 14 ग्राम हमारा आ गया मोलर मास।
ठीक है। एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल है उसका मास है 56 ग्राम, और हमारे पास जो एक मॉलिक्यूल का गेस आया है कि एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, एम्पिरिकल फार्मूला के आधार पे जो हम कह रहे हैं कि छोटा सा मॉलिक्यूल हो सकता है, वो मॉलिक्यूल का मास है 14 ग्राम। तो जाहिर सी बात है कि जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है ना, आप जो गेस कर रहे हो उससे बड़ा है। सवाल यह है कि कितना बड़ा है, सवाल यह है कि कितना बड़ा है। तो यदि मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो कितना बड़ा है पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं एक जो है डेटा निकालने की कोशिश करता हूं। मैं मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, या फिर ऐसा कह लो कि गिवन मोलर मास को जो कैलकुलेटेड मोलर मास आया है उसका रेशियो निकालना चाहता हूं मैं। तो गिवन मोलर मास डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड मोलर मास, मैं इसका रेशियो निकालना चाहता हूं। तो 56 डिवाइडेड बाय 14, तो कितना हो गया जी? 15 चौके 56, 4 टाइम्स में। यानी कि जो मॉलिक्यूल है, एक्चुअल मॉलिक्यूल है ना, वो जो आप मॉलिक्यूल गेस कर रहे हो उस मॉलिक्यूल से 4 गुना बड़ा है। जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है, वो जो आप मॉलिक्यूल गेस कर रहे हो, ये तो एम्पिरिकल फार्मूला निकाला, ये तो एक गेस किया ना कि एक मॉलिक्यूल हो सकता है। कार्बन का यदि 87% है, हाइड्रोजन का यदि 14% के आसपास है, तो एक ये मॉलिक्यूल हो सकता है। यही तो था एम्पिरिकल फार्मूला, एक गेस एक्सपेरिमेंट के आधार पर। लेकिन कह रहा है कि जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है वो इससे 4 गुना बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब यह है कि कार्बन का 1 नहीं 4 एटम था, और हाइड्रोजन का 2 नहीं 8 एटम था। तो एम्पिरिकल फार्मूले में सिंपली जो नंबर आया है ना, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो जो है एम्पिरिकल फार्मूला का 4 गुना है। यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला मेरा था CH2, इसका 4 गुना है, यानी कि C4H8। ये है मेरा मॉलिक्यूल, ये है मेरा मॉलिक्यूल। तो ये बन गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को फिर से देखो। हमने अभी तक किया क्या है? हमने किया कि सबसे पहले यदि आपको मास या फिर किसी भी तरीके का एक्सपेरिमेंटल जब डेटा दिया होता है, तो उस एक्सपेरिमेंटल डेटा के बाद आप जो कैलकुलेट करोगे वो आएगा आपका एम्पिरिकल फार्मूला, सिंप्लीफाइड रेशियो में। और एम्पिरिकल फार्मूला जब आएगा तो एक्स्ट्रा डेटा जो दिया होगा, उस एक्स्ट्रा डेटा के आधार पे आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करोगे। ठीक है, यहां तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी। इसके बाद मैं चाहता हूं कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है ना, यहां तक यदि आपको समझ लग गया हो तो देखो, मैंने आपको बताया था कि मैं छोटी छोटी क्लास लूंगा और हर क्लास के बाद 1 से 2 क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट के अनुसार। यदि क्वेश्चन बड़ा हुआ तो 1 क्वेश्चन, क्वेश्चन छोटा हुआ तो 2 क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को यदि आप समझ गए हैं तो आपके एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, उस क्वेश्चन को आप एक बार सॉल्व कर लें। ठीक है, तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ लग जाएंगे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल में ही दिया हुआ है। और वो क्वेश्चन क्या है? अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07%, कंपाउंड contains 4.07% हाइड्रोजन 24.27 कार्बन, हाइड्रोजन 24.2% कार्बन
and 71.65% and 71.65% क्लोरीन क्लोरीन का एटॉमिक वेट देख लेना। इट्स मॉलिक्यूलर मास इज मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 98.96 ग्राम। 98.96 ग्राम। तब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। व्हाट आर द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। ये आपका NCERT का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। जब आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व करोगे तो आप इजीली इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। आज के क्लास में इतना ही। आशा करता हूं कि जो कुछ भी मैंने पढ़ाया आपको अच्छे तरीके से समझ लग रहा होगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।